हेलो एवरीवन। आज हम भारत के संविधान का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले संविधान का अध्ययन करने से पहले यह आवश्यक है कि हम भारत के संवैधानिक विकास को जान लें, और ये हमारे सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है कि भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ। क्योंकि भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास का अवलोकन आवश्यक है ये जानने के लिए कि भारत के जो संविधान के जो प्रावधान हैं वे किस तरह से विकसित होकर के आज हमारे सामने उपस्थित हैं। क्योंकि संवैधानिक विकास और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में एक परस्पर अंतरक्रिया रही है, और भारत का संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचा एक लंबे विकास का परिणाम रहा है। भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास ब्रिटिश शासकों द्वारा साम्राज्यवादी हितों की संस्था हेतु विविध समय पर पारित रियायतों को प्रकट करने के साथ साथ वर्तमान भारतीय संवैधानिक एवं प्रशासनिक ढांचे के निर्माण की एक कहानी है। भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना से पूर्व भारतीय राज्य व्यवस्था का संचालन ज़्यादातर धार्मिक प्रथाओं तथा रूढ़ियों के अनुसार किया जाता था, लेकिन 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय तथा विशेष रूप से 1764 में बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की सफलता के बाद, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया को जो कंपनी थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सिविल प्रशासन का अधिकार मिल गया। भारत में लिखित और विधायिका यानी कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार शासन को संचालित करने का एक मार्ग प्रशस्त हुआ। उस समय से भारत पर साम्राज्यवादी आधिपत्य बनाए रखने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर बनाए गए अधिनियमों, चार्टरों को मूल रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले कंपनी के मामलों में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने वाले अधिनियम, और दूसरा है साम्राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए अधिनियम। ब्रिटिश संसद द्वारा जो अधिनियम कंपनी के मामलों में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए थे, जो कंपनी शासन के समय में लागू किए गए थे, वो 1600 ईस्वी के राजलेख से लेकर के 1857 की क्रांति से पूर्व 1853 के राजलेख तक हमें मिलते हैं, जिन्होंने केवल कंपनी के शासन को मजबूत करने में योगदान दिया। हालांकि इनका भारतीय संवैधानिक विकास में भी योगदान है, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद यानी 1858 से लेकर के 1947 के मध्य बने जो अधिनियम है उनका अवलोकन विशेष रूप से भारतीय संवैधानिक विकास के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति से स्तब्ध ब्रिटिश सरकार ने 1858 के अधिनियम को पारित किया था, जिसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करके भारतीय शासन का संचालन ब्रिटिश क्राउन यानी वहाँ के राजा या महारानी, उस समय महारानी थी, उसमें निहित करते हुए ब्रिटिश संसद ने भारतीय प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के पश्चात साम्राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश संसद ने अनेक अधिनियम पारित किए। संविधान के विकास के परिप्रेक्ष्य में 1858 के उत्तरोत्तर जो विकास हुआ उसको जानना उपयोगी रहेगा, क्योंकि इस अधिनियम से भारतीय संविधान बनने तक का इतिहास सम्राट के नियंत्रण के धीरे धीरे शिथिलीकरण और उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार के उत्क्रमण का इतिहास है। भारत में 1858 से लेकर के 1947 के मध्य ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश संसद ने कई अधिनियम पारित किए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और पहला अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 1857 की क्रांति, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, इसमें भारतीय जनता के दमन के पश्चात ब्रिटिश संसद ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करते हुए भारतीय प्रशासन के संचालन में प्रत्यक्ष और उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से भाग लेने का निश्चय किया। ब्रिटिश संसद का निचला सदन हाउस ऑफ कॉमन्स ने 30 अप्रैल 1858 को 2 प्रस्ताव स्वीकृत किए,
जिनके आधार पर भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए विधेयक तैयार किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। सबसे पहला प्रावधान अगर हम देखें तो भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और शासन का उत्तरदायित्व सीधे ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। कंपनी का जो निदेशक मंडल था, नियंत्रक मंडल था और गुप्त समिति थी, उसको समाप्त कर दिया गया और उसके अधिकार और शक्तियों का प्रयोग साम्राज्य की ओर से एक मुख्य राज्य सचिव के नाम से एक पद की स्थापना की गई, उसको सौंप दिया गया। कंपनी की जो सेनाएं थी उनको ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। भारत राज्य सचिव के कार्यों की सहायता देने के लिए एक भारत परिषद की स्थापना की गई जो 15 सदस्यीय थी। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त इसमें किए जाते थे। भारत परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भारत राज्य सचिव करता था और उसे सामान्य मत के अतिरिक्त निर्णायक मत देने का भी अधिकार था। भारत परिषद की भूमिका को केवल परामर्शदात्री बनाया गया था, जबकि प्राय समस्त मामलों में राज्य सचिव ही पहल कर सकता था और निर्णय ले सकता था। भारत राज्य सचिव को भारत के वाइसराय के साथ गुप्त पत्र व्यवहार का अधिकार दिया गया और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो इसमें किया गया वो था भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। इस अधिनियम को 2 अगस्त 1858 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई और उसी दिन ये लागू हो गया। अब देखते हैं कि इस अधिनियम का भारत की शासन व्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा। हालांकि 1858 के भारतीय शासन अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंप दिया गया, परंतु अधिनियम के नए प्रावधानों से भारत में अंग्रेजी राज की व्यवस्था में कोई विशेष अंतर नहीं आया, बल्कि इसमें सम्राट के आत्यंतिक नियंत्रण यानी पूरा नियंत्रण का सिद्धांत प्रमुख था। इसमें देश के प्रशासन में जनता का कोई स्थान नहीं था। भारत सचिव को निर्णायक मत देने और परिषद के बहुमत की अवहेलना करने का अधिकार था। एक विचारक हुए हैं जॉन स्ट्रेची, उनके अनुसार चाहे सारे संसार को विदित सर्वाधिक महत्व के मामले लटके पड़े हों, जब तक भारत सचिव स्वयं न चाहे परिषद उन पर अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकती थी। तो इससे हम पता लगा सकते थे कि भारत सचिव कितना मजबूत था। भारत सचिव और उसके परिषद के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने के कारण भारत पर आर्थिक भार में वृद्धि हुई। समस्त शक्तियां भारत सचिव और परिषद में केंद्रित होने से ब्रिटिश संसद भारत के शासन के प्रति उदासीन हो गई और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन के अनुसार 1858 में जिस क्षण संसद ने भारत के शासन का नियंत्रण ग्रहण किया, ठीक उसी क्षण नियंत्रण त्याग दिया, अर्थात वो पूरी तरह से भारत के शासन के प्रति उदासीन हो गई। संवैधानिक महत्व की दृष्टि से देखें तो 1858 के अधिनियम में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत के साथ द्वैध अर्थात दोहरे प्रकार के शासन का अंत हो गया। 1858 के पूर्ववर्ती जो शासन था उसमें शक्ति और उत्तरदायित्व के 3 केंद्र थे, संचालक मंडल, नियंत्रण मंडल और गवर्नर जनरल। अब उनके स्थान पर शासन की शक्ति परिषद सहित भारत सचिव में केंद्रित कर दी गई, किंतु भारत के शासन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंग्रेज भारत के निरंकुश शासक बने रहे। इसी के साथ 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा होती है। इस घोषणा में भारत के संबंध में एक महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा की गई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, जैसे कि भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। भारत के लोगों को लोक सेवाओं में अपनी शिक्षा, योग्यता और विश्वसनीयता के आधार पर स्वतंत्र, निष्पक्ष भर्ती में मूलवंश, धर्म, निवास, लिंग आदि के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और भारत के लोगों की भौतिक और नैतिक उन्नति के उपाय लागू किए जाएंगे। महारानी की इस घोषणा को शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा बताया। यद्यपि भारत सरकार के कानूनी सदस्य लॉ मेंबर सर जेम्स होफेन ने इस घोषणा के संबंध में स्पष्ट करते हुए कहा कि यह घोषणा केवल एक औपचारिक प्रलेख था,
कोई प्रतिज्ञा पत्र नहीं था जिसकी कोई वैधानिक कीमत हो। फिर भी यह घोषणा आगामी 60 वर्षों तक यानी 1917 तक ब्रिटिश सरकार की भारत संबंधी नीति का मूल आधार बनी रही। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इस भारत के संवैधानिक विकास क्रम में भारत परिषद अधिनियम 1861।